यादें 2012 में आप सभी का स्वागत है। यादों के इस सफर में वर्ष 2012 की कुछ खट्टी मीठी घटनाओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेन नंबर 2012 12 स्टेशनों का सफर तय करते हुए 2013 में प्रवेश करेगी। 2012 के हर स्टेशन पर ऐसी कई घटनाओं की जानकारी से हमें मुलाकात होगी जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाभदायक होगी। जनवरी में 9 जनवरी 2012 को जयपुर में एक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि लंबे समय से प्रवासी भारतीय वैश्विक स्तर पर प्रभावपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रवासियों से आधुनिक तथा चमकीले भारत के निर्माण में अधिक योगदान की अपेक्षा है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ सहूलियत की घोषणा की, जो इस प्रकार है। पहला, विदेश में रहने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए नई पेंशन एवं बीमा योजना लागू की जाएगी। दूसरा, प्रवासी भारतीयों के लिए आव्रजन समस्याओं का समाधान करने के लिए ई-माइग्रेट योजना प्रारंभ की जाएगी। देश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5% का आरक्षण लाभ जनवरी 2012 से मिलना शुरू हो गया। इस आरक्षण का फायदा मुस्लिम की उन पिछड़ी जातियों को होगा जिनका नाम अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में दर्ज है। 10 जनवरी को बच्चों में भूख तथा कुपोषण की समस्या पर सर्वे रिपोर्ट पर हंगामा हुआ। इस देश के 42% बच्चे कुपोषण के शिकार बताए गए। 12 जनवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध केंद्र यानी एनसीटीसी के गठन को मंजूरी प्रदान की। यह केंद्र देश में सभी तरह की आतंकवाद निरोधक गतिविधियों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। कर्नाटक में 17वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी तक संपन्न हुआ। दिल्ली में देश की पहली महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। दिल्ली सरकार ने 16 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी प्रौद्योगिक संस्थान को महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का फैसले पर मुहर लगा दी। जनवरी 2012 में हांगकांग की प्रख्यात कंसल्टिंग कंपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी लिमिटेड की एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भारत की नौकरशाही को एशिया में सबसे भ्रष्ट नौकरशाही बताया गया। इस रिपोर्ट में सिंगापुर की नौकरशाही को एशिया में सबसे कम भ्रष्ट बताया गया। जनवरी 2012 में ही एचआईवी संक्रमण पर एड्स के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए एक रेड रिबन एक्सप्रेस रेलगाड़ी के तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ। इसका पहला चरण 1 दिसंबर 2007 में हुआ था और दूसरा चरण 2009 में हुआ था। राष्ट्रीय एड्स यानी NACO द्वारा संचालित रेड रिबन एक्सप्रेस का पहला चरण, जहां एड्स से संबंधी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने पर था, वहीं दूसरा चरण सलाह और उपचार सेवाओं पर आधारित था। तीसरे चरण में सूचना, शिक्षा और संचार वाहनों तथा लोक कला दलों के जरिए विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में प्रदर्शनियों के साथ सूक्ष्म आयोजन पर भी जोर दिया गया, ताकि ये रेलगाड़ी जिन जिलों से होकर गुजरेगी उसके आसपास की जनता को इसके बारे में जानकारी मिल सके। जनवरी 2012 में ही येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों के अध्ययनों के अनुसार मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव की दृष्टि से वायु की गुणवत्ता के संदर्भ में 132 देशों की सूची में भारत को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड, लाटविया और नॉर्वे सूची में प्रथम स्थान पर रहे। बच्चों के भोजन के अधिकार पर
दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 से 22 जनवरी 2012 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का विषय था सुशासन और जवाबदेही। सम्मेलन में 25 राज्यों के 170 संगठनों के 1000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में अप्रैल 2006 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की अध्यक्षा शांता सिन्हा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। थाईलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंग्लिश शिनवात्रा ने भारत के 63वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में 24 से 26 जनवरी 2012 तक भारत का राजकीय दौरा किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निमंत्रण पर हुई इस यात्रा में उनके साथ उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री भी भारत आए थे। इंग्लिश शिनवात्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने 44 वर्ष की उम्र में अगस्त 2011 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए नशीली दवाओं और पदार्थों संबंधी राष्ट्रीय नीति को नई दिल्ली में 12 जनवरी 2012 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य नशीले पदार्थों के सेवन पर काबू पाना है। इसमें नशीले पदार्थों के सेवन से पीड़ित लोगों के इलाज, पुनर्वास और समाज में उन्हें फिर से स्थान दिलाने के प्रयास करने का प्रावधान है। नई नीति विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के लिए दिशा निर्देशक के रूप में काम करेगी। इस नीति में देश में अफीम के सत का उत्पादन किसी कंपनी का संस्था द्वारा कराए जाने की सिफारिश की गई है। इन प्रावधानों के लागू होने से अपराधों में कमी आएगी, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका सामाजिक उत्थान होगा। यूरोपीय संघ ने ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए। ये बैठक ब्रसेल्स में 22 जनवरी 2012 को हुई। लक्ष्य 2 ने बालासोर से स्थित रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के परीक्षण रेंज में समुद्र तल से लगभग 15 मीटर उड़ते हुए अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। लक्ष्य 2 ने यह परीक्षण उड़ान 27 जनवरी 2012 को भरी। लक्ष्य 2 DRDO के चालक रहित लक्ष्य विमान PTA का उन्नत रूप है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने गणतंत्र दिवस परेड 2012 में SS 4444HA लेफ्टिनेंट नवदेव सिंह मरणोपरांत आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के 15वीं मराठा बटालियन को शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया। लाइट इन्फेंट्री मरणोपरांत लेफ्टिनेंट नवदेव सिंह नियंत्रण रेखा के समीप ऊंचाई वाले क्षेत्र में 15वीं मराठा लाइफ इन्फेंट्री के घटक पलटन कमांडर के रूप में तैनात थे। 20 अगस्त 2011 को मध्य रात्रि 12:30 बजे आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की सूचना प्राप्त होने पर लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने अदम्य साहस, लगन और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया और 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। काले धन पर अंकुश लगाने और कर चोरी रोकने हेतु भारत ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के तहत बहुपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए। विश्व की प्रमुख वित्तीय संस्था आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के साथ भारत ने 26 जनवरी 2012 को ये करार किया। कर संबंधी मामलों पर प्रशासनिक सहयोग संधि भारत सहित 31 देशों का बहुपक्षीय करार है। इस करार के तहत करदाताओं के अधिकारों का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाता है। पंजाबी लेखक करतार सिंह दुग्गल का नई दिल्ली में 26 जनवरी 2012 को निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। करतार सिंह दुग्गल को साहित्य अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने पंजाबी, उर्दू, हिंदी
और अंग्रेजी में उपन्यास, लघु कथाएं और नाटक लिखे। वे आकाशवाणी के निदेशक भी रह चुके थे। केरल के राज्यपाल MOH फारूक का चेन्नई में 26 जनवरी 2012 की रात को निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। MOH फारूक का निधन कैंसर के कारण हुआ। फारूक का अंतिम संस्कार पांडिचेरी में 27 जनवरी 2012 को किया गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। रिकी पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से 26 जनवरी 2012 को सम्मानित किया गया। रिकी पॉन्टिंग के अलावा रग्बी खिलाड़ी स्टर्लिंग मोर्टलाक और जॉर्ज स्मिथ, युवा नाविक जेसिका वाटसन के अलावा स्टीव गेल्सन को भी खेल के क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ऑफिसर नियुक्त किया गया है। रिकी पॉन्टिंग और उनकी पत्नी रियाना ने वर्ष 2008 में कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए पॉन्टिंग फाउंडेशन का गठन किया था। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री बलराम जाखड़ ने 25 जनवरी 2012 को डॉक्टर MC सक्सेना को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर बलराम जाखड़ ने कृषि तकनीक को खेतों तक पहुंचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को आगे आने की जरूरत पर बल दिया। चीन के शेंजेन शहर में 30 जनवरी से 4 फरवरी 2012 तक फेडरेशन कप टेनिस टूर्नामेंट 2012 का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में भारतीय सीनियर महिला टीम का नेतृत्व सानिया मिर्जा को दिया गया था। विश्व आर्थिक मंच 2012 सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में संपन्न हुआ। विश्व आर्थिक 2012 सम्मेलन 5 दिवसीय था। ये 25 जनवरी से 29 जनवरी 2012 तक चला। 42वें विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन का विषय था द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग न्यू मॉडल्स, यानी बड़ा बदलाव, नए रूपों को आकार देना। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF जिनेवा स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। 28 जनवरी 2012 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत से 4 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में खेला गया अंतिम मैच ऑस्ट्रेलिया ने 298 रन से ये जीत हासिल की। भारत की यह विदेशी धरती पर लगातार 8वीं टेस्ट हार है। ऑस्ट्रेलिया में 4 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों से ठीक पहले इंग्लैंड में भी भारत 4-0 से हारा था। भारत के टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने चेक गणराज्य के रॉडिक स्टेपनिक के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल खिताब जीत लिया। लिएंडर पेस और रॉडिक स्टेपिन ने अमेरिका के बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन को 7-6, 6-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही लिएंडर पेस ने अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया। वह यह उपलब्धि पाने वाले पहले भारतीय बन गए। लिएंडर पेस ने इससे पहले बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन के पुरुष युगल खिताब जीते थे। लिएंडर पेस कुल मिलाकर 13 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। भारत के लिएंडर पेस और उनकी रूसी जोड़ीदार एलिना वेस्निना ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2012 के मिश्रित युगल फाइनल में होरिया टेकाऊ और बिथानी मार्टिक सेंट्स की जोड़ी से हार गए थे। भारत के लिएंडर पेस का यह चौथा ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिश्रित युगल फाइनल था, जिसमें वे 2 जीते और 2 हारे। लिएंडर पेस ने 6 मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें से केवल फ्रेंच ओपन की जीत ही बाकी है। लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक खेल 1996 में पुरुष एकल कांस्य पदक जीता था और वह पदक जीतने वाले भारत के पहले टेनिस खिलाड़ी थे। श्रीलंका के लेखक शिहान करुणा तिलक को वर्ष 2012 के DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उन्हें 22 जनवरी 2012 को दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वर्ष 2011 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।
22 जनवरी 2012 को उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश चंद्रशेखर रैया कर्नाटक में दूसरे उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए। कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने 17 वर्षीय चंद्रशेखर रैया को राजभवन में ये शपथ दिलाई। मलयालम के लेखक और पत्रकार डॉक्टर सुकुमार एजीकोट का त्रिशूर के निजी अस्पताल में 24 जनवरी 2012 को निधन हो गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त एजीकोट ने 5 दशक तक एक साहित्यिक आलोचक और शिक्षाविद के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। वह नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे। देश में कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और बालिकाओं पर प्रतिकूल असर डालने वाले मुद्दों से निपटने के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। वर्ष 2012 के राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय था घटता बाल लिंग अनुपात, मुद्दे और चुनौतियां। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वर्ष 1966 में इसी दिन 24 जनवरी को स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसलिए भारत सरकार प्रति वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाता है। 2012 की यात्रा अपने सफर के अगले पड़ाव यानी फरवरी पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी ने राज्य के विधानसभा में वित्त वर्ष 2012-13 का वार्षिक बजट 28 फरवरी 2012 को प्रस्तुत किया। यह उनके द्वारा पेश किया जाने वाला 9वां वार्षिक बजट है। इसी के साथ मध्य प्रदेश लगातार 8वें वर्ष राजस्व अधिशेष बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश के वित्त वर्ष 2012-13 के वार्षिक बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। 84 ऑस्कर पुरस्कार में मूक फिल्म द आर्टिस्ट ऑफ सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ वास्तविक संगीत और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन यानी कुल 5 पुरस्कार मिले। फ्रांस की श्वेत श्याम फिल्म द आर्टिस्ट 1929 में विंग्स के बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली मूक फिल्म है। मेरिल स्ट्रिप को फिल्म आयरन लेडी में जबरदस्त अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। द आर्टिस्ट के निर्देशक माइकल हजानविशियस को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली मेरिल स्ट्रिप ऑस्कर पुरस्कार के इतिहास में सबसे ज्यादा यानी 17 बार नामांकित हुई हैं। 62 वर्ष की मेरिल स्ट्रिप इससे पहले 1979 में फिल्म क्रमेर वर्सेस क्रमेर और 1982 में सोफीज वाइसेस के लिए ऑस्कर जीत चुकी हैं। मेरिल स्ट्रिप ऑस्कर पुरस्कार तीसरी बार जीतने वाली 5वीं कलाकार हैं। कैथरीन हेपबर्न 4 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर सर्वाधिक बार ऑस्कर जीतने वाली कलाकार हैं। भारत की महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि नदी जोड़ो परियोजना को समयबद्ध तरीके से एक साथ लागू किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति H.S. कपाड़िया, न्यायमूर्ति A.K. पटनायक व न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने 27 फरवरी 2011 को नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना के निर्णय में स्पष्ट किया कि न्यायालय के लिए संभव नहीं कि वह परियोजना की संभावनाओं व अन्य तकनीकी पहलुओं पर निर्णय कर पाए। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के अनुसार यह काम विशेषज्ञों का है, साथ ही यह परियोजना राष्ट्र हित में है क्योंकि इसे सूखा प्रभावित लोग को पानी मिलेगा। अक्टूबर 2002 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सूखे व बाढ़ की समस्या से छुटकारे के लिए भारत की महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव लाए थे।
दिल्ली सरकार ने सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए भी प्रत्येक विषय में और प्रत्येक कक्षा में 12% सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। ज्ञातव्य हो कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। साथ ही राज्य सरकार ने समय समय पर शैक्षणिक संस्थानों के ढांचागत आकलन का आरक्षण को लागू करने का निर्णय लिया था। दिल्ली सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27% कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 27 फरवरी 2012 को आरक्षण की यह सीमा 21% से बढ़कर 27% का निर्णय लिया गया है। फुटबॉल खिलाड़ी शैलेन मन्ना का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में 26 फरवरी 2012 को निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। शैलेन मन्ना ने वर्ष 1948 में हुए लंदन ओलंपिक में भारतीय फुटबॉलर टीम की तरफ से पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। वर्ष 1951 में भारतीय फुटबॉल टीम ने उनकी कप्तानी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक 2012 के क्वालिफाइंग श्रृंखला के फाइनल में फ्रांस को 8-1 से हराया। 27 फरवरी 2012 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फ्रांस पर जीत दर्ज करके लंदन ओलंपिक 2012 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका की बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे धनी देशों की सूची जारी की। इस सूची के अनुसार कतर विश्व का सबसे धनी देश है। कतर में वर्ष 2010 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $88,000 था। फोर्ब्स द्वारा धनी देशों की जारी सूची के अनुसार $81,000 प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है, जबकि $56,700 के साथ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर नार्वे और 5वें पर ब्रुनेई है। नेपाल के चंद्र बहादुर दांगी विश्व के सबसे छोटे व्यक्ति हैं। चंद्र बहादुर दांगी की लंबाई सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इस रिकॉर्ड की पुष्टि 26 फरवरी 2012 को की। देश के भर में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून बनाया गया था। देश के औद्योगिक विकास में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विभाग ने करों का भुगतान आसान करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया और तकनीकों के प्रयोग को बढ़ाया है। केंद्रीय युवा मामले में और खेल मंत्री अजय माकन ने एक सादे समारोह में के अरुगमुगम द्वारा लिखित ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी यानी भारतीय महिला हॉकी की झलक नामक पुस्तक का 23 फरवरी 2012 को विमोचन किया। इस पुस्तक में भारतीय महिला हॉकी के इतिहास और 200 से अधिक खिलाड़ियों के बारे में विस्तृत जानकारी है। पुस्तक में कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी हैं। इसमें कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जो अब तक उपलब्ध नहीं है। 20वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला देश की राजधानी में स्थित प्रगति मैदान में 25 फरवरी से 4 मार्च तक के मध्य आयोजित किया गया। इस 9 दिवसीय मेले का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने 25 फरवरी 2012 को किया। वर्ष 2012 के नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय था भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष। इस मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। हरियाणा का प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में 1 से 15 फरवरी तक संपन्न हुआ। इस बार इस मेले का थीम था राज्य असम। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री
ए राजा के कार्यकाल के दौरान बांटे गए 2G स्पेक्ट्रम के सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। 10 फरवरी को भारत में द्विस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात करने की योजना के तहत देश में ही विकसित इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इंटरसेप्टर 7.5 मीटर लंबी सिंगल स्टेज और ठोस रॉकेट ईंधन से चलित मिसाइल होती है, जिसके नेविगेशन सिस्टम को एक अत्याधुनिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से जोड़ा जाता है। भारत पोलियो प्रभावित देशों की सूची से हटा। 1 वर्ष से भी अधिक समय तक देश में पोलियो का कोई नया मामला सामने न आने पर भारत का नाम पोलियो प्रभावित देशों की सूची से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हटा दिया। इस आशय की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 25 फरवरी को नई दिल्ली में पोलियो सम्मेलन के दौरान की। भारत का नाम हटाने के पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन की पोलियो प्रभावित देशों की सूची में अब केवल 3 देश हैं, पाकिस्तान, नाइजीरिया व अफगानिस्तान। 2012 का सफर पूरा करते हुए ये ट्रेन मार्च स्टेशन में पहुंच चुकी है। गोवा में 3 मार्च को संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान निगरानी प्रणाली पोल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। ऐसा करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया। इस पद्धति में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर वेब कैमरे लगाए गए, जिन्होंने मतदाताओं के फोटो खींचे, जबकि सभी केंद्रों में लगे कंप्यूटरों द्वारा मतदाताओं के फिंगरप्रिंट दर्ज किए गए। पड़ोसी देशों से मिल रही रक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत ने भी अपनी रक्षा पंक्ति में विनाशक विमानों की तैनाती के लिए बनाई योजना पर मुहर लगा दी। फरवरी 2012 में हुए 5.40 अरब रुपए के इस सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 126 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद इस सौदे पर मुहर लग गई। ये सौदा फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट रॉफेल को दिया गया। इस समझौते के तहत 18 विमान फ्रांस में ही तैयार होंगे। शेष 108 विमानों को भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के सौदे पर अमल शुरू हो जाएगा। मार्च 2012 में मंत्रियों, सरकारी अफसरों, नौकरशाहों पर केस चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच का फैसला होने के लिए 4 महीने का समय सीमा तय कर दी। यदि इस दौरान प्रधानमंत्री या सक्षम अधिकारी कोई फैसला नहीं ले पाते तो इसे जांच शुरू करने की मंजूरी माना जाएगा। 18 मार्च को दक्षिण गंगोत्री व मैत्री के पश्चात अंटार्कटिका में भारत के तीसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र भारती से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस केंद्र पर 35 वैज्ञानिक व 10 कर्मचारी रह सकेंगे। 1984 में स्थापित किया गया दक्षिण गंगोत्री केंद्र अब नष्ट हो चुका है। नए अनुसंधान केंद्र भारती की स्थापना लार्स मैन हिल के क्षेत्र में की गई है, जो शिमाकर क्षेत्र है। जहां मैत्री केंद्र स्थित है, वहां से लगभग 3000 किलोमीटर की दूर है। भारती का सेवा काल 25 वर्ष तक का अनुमानित किया गया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम 6 मार्च को आए। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में से 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने मायावती सरकार को सत्ता से बाहर किया। समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पंजाब में 117 सीटों में से 68 सीटें जीतकर अकाली दल तथा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी। अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गोवा में कुल 40 में से भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटें जीतकर कांग्रेस से सत्ता छीन ली। श्री मनोहर पारिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
मणिपुर के 60 में से 42 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सत्ता में एक बार फिर वापसी की। श्री ओक्राम इबोबी सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तराखंड के 70 सीटों में से 32 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। श्री विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 16 से 25 मार्च को संपन्न हुआ ताज महोत्सव, जिसमें हस्तशिल्प एवं पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। ये महोत्सव 1992 से प्रारंभ हुआ है। नेत्रहीनों के लिए देश में हिंदी में पहला पंजीकृत ब्रेल समाचार पत्र रिलायंस दृष्टि 19 मार्च को रिलायंस समूह द्वारा प्रकाशित किया गया। वर्ष 2012 की फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल मुंबई में 30 मार्च को संपन्न हुआ। चंडीगढ़ की वान्या मिश्रा को मिस इंडिया वर्ल्ड चुना गया। चेन्नई की रोशेल मारिया राव को मिस इंडिया इंटरनेशनल तथा प्राची मिश्र को मिस इंडिया अर्थ चुना गया। उड़ीसा के जगत सिंहपुर में 12 मिलियन टन सालाना क्षमता के एकीकृत इस्पात संयंत्र व उससे जुड़े एक कैप्टी पोर्ट की पारादीप में स्थापना की दक्षिण कोरिया की पोस्को कंपनी की महत्वाकांक्षी परियोजना पर पर्यावरण आपत्तियों के चलते राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 30 मार्च को रोक लगा दी। गौरतलब है कि यह परियोजना भारत में अब तक के सबसे बड़े एकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली परियोजना है। देश में वन क्षेत्र की स्थिति वन मंत्रालय की मार्च 2012 में जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट में दर्शाई गई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट नामक इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में वन एवं वृक्षादित क्षेत्र अब 78.29 मिलियन हेक्टेयर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.81% है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जहां 15 राज्यों में वन क्षेत्र में कुल मिलाकर 500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वहीं 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र 867 वर्ग किलोमीटर घटा है। 2 वर्षों में वन क्षेत्र में सर्वाधिक 100 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पंजाब में हुई। गौरतलब है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 77,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है। अरुणाचल प्रदेश इस मामले में दूसरा स्थान है। भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम का देश में पहला स्थान है, जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 90.68% भाग वनाच्छादित है। 84.56% वनाच्छादित भाग के साथ लक्षद्वीप का इस दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। भारत की साइना नेहवाल ने स्विस ओपन ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट 2012 का महिला एकल का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की शीजियांग वांग को 21-9, 21-16 से पराजित किया। फाइनल मैच स्विट्जरलैंड में 18 मार्च 2012 को खेला गया था। बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में साइना नेहवाल को तीसरी वरीयता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में संशोधन के उद्देश्य से तैयार विवाह कानून विधेयक 2012 यानी मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल 2010 को संसद में पेश करने की मंजूरी 23 मार्च 2012 को प्रदान कर दी। इस विधेयक से महिलाओं को तलाक के बाद भी पति की संपत्ति में पूरा अधिकार मिल जाएगा। हालांकि उसे इसमें से कितनी संपत्ति दी जाएगी, इसका फैसला अदालत मामले के आधार पर करेगी। अमेरिका की व्यापारिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जारी विश्व के 12 महानतम उद्यमों की सूची में एप्पल के पूर्व प्रमुख स्टीव जॉब्स प्रथम स्थान पर है। इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दूसरे स्थान पर, फेड एक्स के फ्रेड स्मिथ तीसरे स्थान पर, गूगल के लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन 5वें,
फेसबुक के CIO मार्क जकरबर्ग को 7वें स्थान पर रखा गया है। यह सूची विश्व के 12 उन महानतम उद्यमियों की सूची है जिन्होंने न सिर्फ अपने विचारों को कंपनियों में तब्दील किया बल्कि कारोबार का चेहरा ही बदलकर रख दिया। इस सूची में इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति को 10वां स्थान दिया गया है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने भारत में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी का निर्माण किया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम बदलाव लाने में मदद मिली और यह वैश्विक पटल पर उभरी 65 वर्षीय मूर्ति ने यह सिद्ध किया कि भारत सॉफ्टवेयर विकास का काम कर दुनिया के साथ मुकाबला कर सकता है। इन्फोसिस के 6 सह संस्थापकों में से एक मूर्ति ने देश में आउटसोर्सिंग क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का लाभ हुआ। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 28 मार्च 2012 को जारी सूची में शामिल उद्यमियों का नाम एवं उनका स्थान निम्नलिखित है। स्टीव जॉब फर्स्ट, बिल गेट्स सेकंड, फ्रेड स्मिथ फेडएक्स थर्ड, जेफ बेजोस फेडएक्स फोर्थ, लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन गूगल फिफ्थ, हावर्ड शुल स्टारबक्स सिक्स्थ, मार्क जकरबर्ग फेसबुक सेवेंथ, जॉन मैक होल फूड्स एट्थ, हर्व क्लेडर साउथ वेस्ट एयरलाइंस नाइन्थ, NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस 10th, सैम वाटसन वॉलमार्ट 11th, मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक 12th। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक के निमंत्रण पर कोरिया की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी पत्नी गुरु शरण कौर और प्रतिनिधि मंडल भी साथ में गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस यात्रा के दौरान 26 से 27 मार्च 2012 को सोल में आयोजित दूसरे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। मराठी के कवि माणिक गोंडघाटे उर्फ ग्रेस का कैंसर के कारण पुणे में 26 मार्च 2012 को निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। अपनी अलग काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध ग्रेस अपनी कविताओं में मानव जीवन के मने भावों को रहस्य के तत्व के साथ प्रस्तुत करते थे। महाराष्ट्र सरकार ने इनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो आजाद हिंद नामक सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र का प्रारंभ 25 मार्च 2012 को किया। इस केंद्र से श्रोताओं को स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों और देश के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी दी जानी है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास और संचार के विविध माध्यमों की उपलब्धता के बावजूद आज भी रेडियो जनसंचार का एक स्वभावी और सस्ता माध्यम बना हुआ है। इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण शुरू किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन 25 मार्च को जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की पहली बार प्रसारण किया था। टीबी के विषय में जानकारी देने और इसके बचाव के उपयोग में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 24 मार्च 2012 को विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 2012 का विषय था मेरे जीवन काल में ही तपेदिक पर रोक। सौमित्र चटर्जी को वर्ष 2011 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहब फाल्के विजेता के चयन के लिए गठित समिति ने 21 मार्च 2012 को लिया। सौमित्र चटर्जी को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाना है। वर्ष 2010 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार तमिल फिल्मकार के बालाचंदर को दिया गया था। सौमित्र चटर्जी से पहले बांग्ला फिल्म निदेशक तपन सिन्हा को वर्ष 2006 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सौमित्र चटर्जी को वर्ष 2007 का
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म पोद्दुखे खेप के लिए दिया गया था। सोमनाथ चटर्जी को वर्ष 2004 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें कला के क्षेत्र का फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑफिसर डेस आर्ट्स एट मेटियर्स तथा इटली से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जा चुका है। राज्यसभा सदस्य एवं तृणमूल कांग्रेस के महासचिव मुकुल राय ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक सादे समारोह में कैबिनेट मंत्री के रूप में यानी रेल मंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई 20 मार्च 2012 को। मुकुल राय ने दिनेश त्रिवेदी का स्थान लिया था। - 2012 की ये ट्रेन अपने 3 स्टेशनों को पार करती हुई अप्रैल स्टेशन के पास पहुंच रही है। ये प्रयास आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप थम्स अप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।